हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवाली गिरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। और आज हमारे पास हैं हमारे वेरी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर गिरीश आहूजा। वैसे उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और मैं खुद उनकी बुक पढ़ के पास हुई हूँ सीए में, तो इनकम टैक्स की उनकी जो नॉलेज है डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में वो ऑल ओवर इंडिया सभी लोगों को पता है। और आज वो हमारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोहिबिशन ऑन बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट, जो कि इस वक्त इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है, सबसे डेंजरस प्रोविजन है उसके, और हम सभी लोगों के लिए उसके प्रोविजंस को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर गिरीश आहूजा जी से क्या है बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट और उसके सारे के सारे प्रोविजंस जो हमें इफेक्ट कर सकते हैं। आइए सुनते हैं। Friends, this law called Benami Prohibition of Benami Transaction Act 1988 was there earlier also, और वो लॉ था उस जमाने में 1988 में बना था, जिसका नाम था बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। उस वक्त इस एक्ट के 9 सेक्शन थे, लेकिन विडंबना देखिए कि 88 में एक्ट बना, लेकिन 28 साल इसके रूल्स नोटिफाइड नहीं हुए। 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने सोचा था कि इस लॉ को हम अबॉलिश करके न्यू लॉ ले आते हैं, लेकिन देन ये बोला गया व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1988 टू 2011, उस बेनामी प्रॉपर्टीज का क्या होगा। लॉ नहीं बनाया गया, फिर भी वो ठंडे बस्ते में रहा। 2014 दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट came out with the amendments which was referred to the select committee, और डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर को हुआ, आपको मालूम है। उससे पहले एक अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया 1988 प्रोविजन का, और उसमें 63 नए सेक्शन इंसर्ट किए गए। मतलब पहले 9 सेक्शन थे, अब 72 सेक्शंस कर दिए गए, और साथ ही साथ रूल्स भी नोटिफाइड कर दिए गए। और ये लॉ हैज बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1st of November 2016। प्लीज नोट 1st of November 2016, और डीमोनेटाइजेशन हुआ 8 नवंबर 2016। सो क्लियर कट गवर्नमेंट की इंटेंशन थी कि पहले ये लॉ बनाया जाए और उसके बाद ही डीमोनेटाइजेशन किया जाए। अब देखिए, इस एक्ट का नाम भी बदल गया। अब सेक्शन 1 क्या कहता है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। पहले नाम था बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988, अब नाम पड़ गया प्रोहिबिशन, पहले लिया प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी, बीच में इंसर्ट कर दिया प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 कहता है इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल लॉ बनाना है तो क्या होता है। एंड थर्ड इज इट इज एप्लीकेबल आफ्टर अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of November 2016। ये सेक्शन 1 है इस बेनामी एक्ट का। आपको सबको मालूम है सेक्शन 2 डेफिनेशंस का होता है, लेकिन वो मैं रेफर करूंगा बाद में। आइए सेक्शन 3 में चलें। क्या कहता है सेक्शन 3 सब सेक्शन 1? एक सेंटेंस है बट सब कुछ कवर करता है। नो पर्सन शेल एंटर इनटू एनी बेनामी ट्रांजैक्शन, फुल स्टॉप। This is only section. No person shall enter into any Benami transaction. Meaning thereby, मुझे बताना पड़ेगा what is the meaning of person, what is the meaning of Benami transaction. Person की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 क्लॉज 24 में। एक पर्सन की डेफिनेशन आपकी इनकम टैक्स एक्ट पे भी है सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। वही डेफिनेशन उठाई लेकिन थोड़ी अमेंड कर दी। अगर आप सेक्शन 231 की डेफिनेशन देखें तो लिखा हुआ है पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, लोकल अथॉरिटी, एनी अदर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन। ये 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन थे इनकम टैक्स में।
अब लोकल अथॉरिटी बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती, इसलिए सिर्फ 6% को ले लिया गया। सेक्शन 2 क्लॉज 24 कहता है बेनामी ट्रांजैक्शन का पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, 2 ऑफ HUF, 3 फर्म, 4 कंपनी, 5th AOP or BOI whether incorporated or not, and 6 any other artificial but juridical person। तो ये 6 आदमी बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। तो मुझे बताना पड़ेगा व्हाट इज ए बेनामी ट्रांजैक्शन। लेकिन उससे पहले, क्योंकि इस एक्ट का नाम है बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, तो मैं बेनामी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रहा हूं जो सेक्शन 2 क्लॉज 8 में लिखा हुआ है। कहता है बेनामी प्रॉपर्टी मीन्स property which is subject matter of Benami transaction, any property which is subject matter of Benami transaction and includes the proceeds thereof। क्या कह रहा है? Benami property means any property, please note the word property, which is subject matter of Benami transaction and includes the proceeds thereof। तो अब मुझे बताना पड़ेगा what is the meaning of property and last what is the meaning of Benami transaction। तो आइए अब प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में चले। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 26 में लिखी हुई है। जरा बड़ी वाइड डेफिनेशन है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है, जो लोग वो सोच सकते थे सब डाल दिया। जरा सुनिए क्या कहता है। प्रॉपर्टी मीन्स एनी एसेट वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल, corporeal or incorporeal, and includes any right, any interest, any legal document, any instrument evidencing to the title to that property. And this property, if this property is capable of conversion into any other form, the property in such form also, and includes the proceeds thereof। ऑन द अर्थ जो भी एसेट है सबको प्रॉपर्टी कह दिया, चाहे वो मूवेबल है, इमूवेबल है, टेंजेबल है, इंटेंजेबल है, कॉर्पोरियल है, इनकॉर्पोरियल है, या एनी राइट है, इंफॉर्मेशन है, लीगल डॉक्यूमेंट है, एनी इंस्ट्रूमेंट है एविडेंसिंग द टाइटल टू और इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, उसको भी प्रॉपर्टी ले लिया। और साथ में कहा गया if this property is capable of conversion into any other form, such form also, and includes the proceeds thereof। So such a wide definition of property। आप प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आ गई। अब फाइनल डेफिनेशन है कि व्हाट इज ए बेनामी ट्रांजैक्शन। जो मेन डेफिनेशन तो वही है। आइए सेक्शन 2 क्लॉज 9 में जाए। क्या कहता है? बेनामी ट्रांजैक्शन मीन्स any transaction or arrangement, this is A, any transaction or arrangement where the property is transferred to or held by a person and the consideration of the same is provided or paid by some other person। अभी पार्ट पूरा नहीं हुआ। पहला पार्ट क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजैक्शन मीन्स एनी ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट where the property is transferred to or held by any person and consideration of the same is provided or paid by some other person, and it is for this property is for the immediate or future benefit, direct or indirect, of the person who has provided that payment, provided that consideration। मतलब दो आदमी इन्वॉल्व है। एक आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की या हेल्ड की इन ए पर्सन्स नेम, एंड कंसिडरेशन किसने दिया? दूसरे पर्सन ने। कंसिडरेशन प्रोवाइडेड बाय सम अदर पर्सन, और किस काम के लिए? इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड दैट कंसिडरेशन। तो जिसके नाम पे आपने प्रॉपर्टी ली या जिसको ट्रांसफर की उसका नाम होगा बेनामीदार, और जो जिसकी बेनिफिट के लिए ये है, इमीडिएट और फ्यूचर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसका नाम होगा बेनिफिशियरी। सो बेनामीदार वो है जिसके नाम प्रॉपर्टी ली, और बेनिफिशियरी वो है जिसने प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन पेमेंट की और उसके बेनिफिट के लिए है। ये पहला पॉइंट आया, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। प्रॉपर्टी हेल्ड इन द नेम ऑफ कर्ता और एनी अदर मेंबर ऑफ द HUF
provided it is for the benefit of him or benefit of all members of the HUF, and the consideration has been provided by the HUF from its known sources. क्या कहना चाहता हूं, HUF के केस में नॉर्मली प्रॉपर्टी HUF के नाम नहीं ली जाती, प्रॉपर्टी ली जाती है या तो कर्ता के नाम पर या एनी अदर मेंबर के नाम पर आपने ली, सो पर्सन डिफरेंट हो गया, लेकिन कंसिडरेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय हूम, बाय HUF, कंसिडरेशन प्रोवाइडेड बाय HUF फ्रॉम इट्स नोन सोर्सेस और फॉर द बेनिफिट ऑफ कर्ता और एनी अदर मेंबर। तो इस केस में ये बेनामी नहीं मानी जाएगी, हालांकि प्रॉपर्टी आपने HUF के नाम नहीं ली है, कर्ता के नाम ली या उसके मेंबर में ली। नंबर 2 एक्सेप्शन, प्रॉपर्टी हेल्ड इन fiduciary capacity, in fiduciary capacity in the case of a trust, normally property taken in the name of trustee, ट्रस्टी के नाम प्रॉपर्टी ली है लेकिन ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, फंड्स प्रोवाइड बाय द ट्रस्ट, ये बेनामी नहीं मानी जाएगी। इन द केस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, property has been taken in the name of the partner, funds provided by the firm, it is not a benami transaction. In the case of a company, property might have been taken in the name of a director, but funds have been provided by the company, it is not a benami transaction. In case of a will, there is an executor. अब एग्जीक्यूटर के नाम पे प्रॉपर्टी है और बेनिफिशियरी कौन है, उसकी लीगेसी जिसको मिलेगा, लेकिन इस केस में यह एग्जीक्यूटर बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। या प्रॉपर्टी हेल्ड इन द नेम ऑफ डिपॉजिटरी, आपके शेयर डिपॉजिटरी के नाम पर है तो वो कोई नाम ओनर नहीं है, वो बेनामी नहीं मानी जाएगी। ये सेकंड एक्सेप्शन हो गई। थर्ड एक्सेप्शन सुन लीजिए, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल इन द नेम ऑफ his spouse or any child of the individual, provided the funds have been provided by such individual from his known sources। क्या कहना चाहता हूं, एक इंडिविजुअल ने प्रॉपर्टी ली आपकी अपनी स्पाउस के नाम पर और उसने प्रॉपर्टी ली अपने चाइल्ड के नाम पर, और फंड्स किसने प्रोवाइड किए, फंड्स प्रोवाइड किए इंडिविजुअल ने, ये बेनामी नहीं मानी जाएगी। पुराने लॉ में 88 के लॉ में आप स्पाउस के नाम प्रॉपर्टी लेते थे या माइनर डॉटर के नाम लेते थे तो बेनामी नहीं मानी जाती थी। नए लॉ में कह दिया आपने प्रॉपर्टी अपने स्पाउस के नाम ली या एनी चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल तो भी बेनामी नहीं मानी जाएगी। प्लीज नोट द वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड कैन बी माइनर, child can be major, child can be married, child can be unmarried, child can be adopted, child can be natural, लेकिन child के नाम ली, grandchild नहीं, child can be daughter, child can be son। So अगर आपने प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम ली या वाइफ ने हस्बैंड के नाम ली या अपने चाइल्ड के नाम पे ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंड शुड बी प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम इट्स नोन सोर्सेस, तो उस केस में ये बेनामी नहीं मानी जाएगी। चौथी एक्सेप्शन जरा ध्यान से सुनने वाली है, यहां गवर्नमेंट एम्प्लॉय मारे जाएंगे, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना तो अपने नाम पे लेते हैं ना स्पाउस के नाम लेते हैं अगर गलत प्रॉपर्टी है, और ना ही अपने चाइल्ड के नाम लेते हैं, वो तो किसी और के नाम लेते हैं। सुनिए तो लास्ट क्या कहता है एक्सेप्शन, प्रॉपर्टी हेल्ड इन द नेम ऑफ ब्रदर, सिस्टर, lineal ascendant or lineal descendant, provided you are the individual, that is you are the joint owner with your brother or sister or lineal ascendant or descendant। मतलब अगर आपने अपने भाई के नाम प्रॉपर्टी ली, सिस्टर के नाम प्रॉपर्टी, लीनियल असेंडेंट मींस पेरेंट्स के नाम ली, ग्रैंड पेरेंट्स के नाम ली, लीनियल डिसेंडेंट के नाम ली, काइंडली वो बेनामी मानी जाएगी अनलेस आप भी उस प्रॉपर्टी में को-ओनर हो। पैसे आपने दिए लेकिन आपका नाम होना जरूरी है। 90% लोग अपना नाम नहीं देते, अगर नाम देंगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करना पड़ता है। या आप ब्रदर के नाम लोगे, सिस्टर के नाम लोगे, पेरेंट्स के नाम लोगे, ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम लोगे। मैंने चाइल्ड क्यों नहीं बोला, चाइल्ड के नाम अलाउड है, तो उस केस में ये बेनामी मानी जाएगी अनलेस एंड अनटिल आप उस प्रॉपर्टी में ज्वाइंट ओनर हो और फंड्स आपने प्रोवाइड किए। क्लियर हो गया? ये 4 एक्सेप्शंस हैं पहले में।
अब आ रहा बी, प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजैक्शन मींस, बी बोल रहा हूं मैं, एनी ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी वेयर इट इज कैरिड ऑन इन ए फिक्टिशियस नेम। आपने प्रॉपर्टी ली है एक फिक्टिशियस नेम में, वो आदमी का नाम ऐसे ही नाम ले लिया, रामलाल श्यामलाल, किसी के नाम पे ले ली, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये बेनामी है। इसमें पैसे आपने दिए हैं लेकिन बेनामीदार तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहली जो एग्जाम्पल थी उसमें बेनामीदार भी था और बेनिफिशियरी भी था। इस केस में बेनामीदार फिक्टिशियस है और बेनिफिशियरी ने पेमेंट करी है, वो पकड़ा गया, नाम फिक्टिशियस है। ये सेकंड पी है। सी, property benami transaction means any transaction or arrangement in respect of a property where the owner of the property is not aware or it is not in his knowledge that he has the ownership of that property। क्या एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने जिसने यहां पे प्रॉपर्टी ली वो कहता है मुझे तो मालूम ही नहीं है कि मेरे नाम पे ले ली, या जो ओनर क्या कह रहा है मेरी नॉलेज में ही नहीं है। जैसे लोगों ने जनधन अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, लोगों ने डीमोनेटाइजेशन में फिक्टिशियस मेड सर्वेंट के नाम पैसे जमा करा दिए, ड्राइवर के नाम जमा करा दिए, वो ड्राइवर कहता है मुझे तो मालूम ही नहीं है, हो गए साइन करा लिए होंगे, मुझे पता ही नहीं मेरे अकाउंट में कब जमा कराए। और सो क्या है प्रॉपर्टी, ये क्या है, बेनामी ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट वेयर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर और इट इज नॉट इन हिज नॉलेज that he is the owner of that property। Ownership, he denies his knowledge of ownership, उसको पता ही नहीं है कि उसके नाम पे है। लोगों ने ऐसे किए हैं डिमोनेटाइजेशन में, लोगों के नाम पैसे जमा करा दिए। डी, सब कुछ कवर कर दिया मैंने, बता दिया। आप क्या लिखता है लास्ट, बेनामी प्रॉपर्टी मींस एनी ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी वेयर द पर्सन हु हैज मेड द कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल। जिसने कंसिडरेशन पे किया है वो ट्रेसेबल ही नहीं है। ये क्या मतलब यही हुआ। आपने अगर टीवी पे उन दिनों डिमोनेटाइजेशन के टाइम में सुना तो क्या कहा था, एक लेडी आई थी कांस्टेबल कि मेरे अकाउंट में किसी ने 1 करोड़ रुपए जमा करा दिए, मुझे नहीं पता किसने कराए, क्योंकि अगर पता है तो नाम बताइए, मुझे नहीं पता किसी ने जमा करा दिए, तो अगर उसने क्यों बोला, अगर वो नहीं बोलती और बाद में उससे पूछा जाता है इसका प्रूफ बताओ 1 करोड़ कहां से आया, और वो नहीं होता तो बेनामीदार मानी जाती है और उसके ऊपर सारी लाइबिलिटी आ जाती। तो इसलिए उसने इमीडिएटली कह दिया मुझे नहीं पता कौन है इसका ओनर, किसने ये मेरे अकाउंट में जमा कराए हैं, मैं तो मेरे अकाउंट में आए, मैं तो आपको बता रही हूं कि मेरे ये पैसे नहीं है। तो यहां कौन है, पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल। तो देखिए सब जगह से कवर कर लिया। क्या किया पहले केस में, बेनिफिशियरी और बेनामीदार दोनों पता थे, और उसमें मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी पैसे एक ने दिए और नाम दूसरे के लिए। दूसरे केस में जो बी क्लॉज बताई थी उसमें प्रॉपर्टी बेनिफिशियरी का मालूम था लेकिन प्रॉपर्टी फिक्टिशियस नेम पे ली गई थी। तीसरे सी केस में जो ओनर कहता है मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरे अकाउंट में इन्होंने जमा करा दिए, मुझे अवेयर ही नहीं हूं मैं, तो इसलिए वो क्या, जैसे ड्राइवर के नाम इनके नाम जमा। और चौथे केस में बेनामीदार कह रहा है मुझे नहीं मालूम सर किसने जमा कराए, मेरा ये है, तो ये भी बेनामी ट्रांजैक्शन। क्या होगा बेनामी ट्रांजैक्शन अगर है तो, अभी एक एक्सेप्शन बतानी है। अगर ये बेनामी ट्रांजैक्शन हुई तो इसमें 3 कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नंबर 1, ये प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली जाएगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट एनी पेमेंट। प्रॉपर्टी पूरी की पूरी कन्फिस्केट हो जाएगी विदाउट एनी पेमेंट। 2, आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च होगा, मिनिमम जेल, प्रोसिक्यूशन रिगरस इंप्रिजमेंट, मिनिमम 1 ईयर टू मैक्सिमम 7 ईयर तक जेल है। एंड सेकेंड, यू विल बी लायबल फॉर पेनल्टी 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ सच फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी। मर गया बेचारा, प्रॉपर्टी भी गई, जेल भी जरूरी होगी, मिनिमम 1 ईयर टू मैक्सिमम 7 ईयर, एंड थर्ड पेनल्टी भी पड़ेगी 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अगर ये बेनामी ट्रांजैक्शन पकड़ी गई तो वो बचेगा नहीं। कैसे पकड़ी जाएगी वो तो प्रोसीजर का पॉइंट है, लेकिन बचेगा नहीं। चैप्टर 7 में ये प्रोसिक्यूशन उसके अगेंस्ट लॉन्च हो जाएगा और इधर से प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करके उसको विदाउट पेमेंट आपसे ले ली जाएगी।
ये है। अब एक बहुत डिफिकल्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, एक एक्सप्लेनेशन ऐड करिए जो बहुत ध्यान रखने वाली है। अभी हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 47 सब क्लॉज वी, क्या कहता है? वेयर देयर इज ए पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वेयर द पोजेशन इज हैंडेड ओवर अगेंस्ट पेमेंट और प्रॉमिस टू मेक पेमेंट, इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर। मतलब आपने रजिस्ट्री नहीं कराई, पोजेशन दे दी और उसने पेमेंट दे दी या प्रॉमिस टू पेमेंट कर दी, तो हम इसको ट्रांसफर मान लेते हैं। ये 53 में लिखा है। अब इन्होंने क्या कहा है जरा ध्यान से सुन लीजिए। इट इज हियर बाई क्लेरिफाइड दैट वेयर देयर इज ए पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इट विल बी ट्रीटेड एज ए बेनामी प्रॉपर्टी। प्लीज नोट द वर्ड, it will be treated as a benami property unless all the following conditions are satisfied. Condition number 1, there must be a contract. Number 2, this contract must be registered. Number 3, stamp duty must have been paid on this contract. Number 4, possession has been handed over. And number 5, payment has been taken. एक ही स्टेप रह गया, सिर्फ आपके नाम रजिस्ट्री नहीं हुई, लेकिन अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो ये बेनामी माना जाएगा। अभी तक हम जो ट्रांसफर करते थे, एग्रीमेंट तो बनाते थे, कभी रजिस्टर्ड कराया ही नहीं था। अब तो एग्रीमेंट भी है, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए और उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी पे होनी चाहिए और फिर पोजेशन हैंडेड ओवर होनी चाहिए, नहीं तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। ये एक्सप्रेशन डाला है सेक्शन 2 क्लॉज 9 के नीचे। बी केयरफुल कि अब कोई भी ट्रांजैक्शन 1 नवंबर 2016 के बाद कीजिए, उसकी एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना जरूरी है, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करना जरूरी है। रजिस्ट्री कराओ या ना कराओ, पोजेशन हैंडेड ओवर हो गई तो ये ट्रांसफर मानी जाती है, तो इस वक्त ये बेनामी नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं हुआ या उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करी तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन मान ली जाएगी। तो ये है बेनामी ट्रांजैक्शन। और मैंने आपको कॉन्सिक्वेंस भी बताया बड़े ब्रीफ में कि भी इतना आपको, एक तो प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होगी और उसके अब इसमें कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं। अथॉरिटी नंबर 1, एक इनिशिएटिंग ऑफिसर होगा। इनिशिएटिंग ऑफिसर कौन है? ये होगा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दैट पर्पस। गवर्नमेंट ने 18 जोन इंडिया के बनाकर 18 असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को नॉमिनेट कर दिया है एज इनिशिएटिंग ऑफिसर। जैसे हिमाचल, हरियाणा और पंजाब का एक इनिशिएटिंग ऑफिसर हो गया, दिल्ली में एक इनिशिएटिंग ऑफिसर हो गया, बंबई में एक हो गया, एमपी और उसमें मिलाकर एक कर दिया। मतलब 18 जोन बनाए और 18 असिस्टेंट कमिश्नर को ड्यूटी दे दी कि आप इनिशिएटिंग ऑफिसर हो। उसके बाद एक होगा अप्रूविंग अथॉरिटी। अप्रूविंग अथॉरिटी होगा एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डेजिग्नेटेड फॉर दैट पर्पस, वो भी 18 नॉमिनेट कर दिए। तीसरी होगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अभी गवर्नमेंट ने बनाई नहीं है और उन्होंने कहा है जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वही इसी काम को करेगी जब तक कि नई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं बनेगी। उसके बाद है ट्राइब्यूनल कि अपेलेंट ट्राइब्यूनल, उसका अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं, वो भी नई नहीं बनाई है। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की अपेलेंट ट्राइब्यूनल है वही यहां माने। एक नाम रखा है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? वो जो प्रॉपर्टी अक्वायर होगी उसको कैसे मैनेज करेगा, वो आईटीओ बोला गया, उसका नाम रखा गया आईटीओ एडमिनिस्ट्रेटर, ये आया। और लास्ट है स्पेशल कोर्ट। अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हैं आफ्टर द ट्राइब्यूनल तो स्पेशल कोर्ट बनेंगे, अभी तो शुरू ही हुआ है ट्रांजेक्शन। तो ये अथॉरिटीज है। और अब 24 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, मैं ब्रीफ में बता रहा हूं आपको लेकिन कवर एवरीथिंग कर रहा हूं। वेयर द इनिशिएटिंग ऑफिसर, इनिशिएटिंग ऑफिसर कौन है? एसी और डीसी ऑफ द इनकम टैक्स। वेयर द इनिशिएटिंग ऑफिसर हैज information in his possession, material in his possession, and reasons to believe that such and such person is a benamidar of the property. कि उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसके पास मटेरियल है
और उसके बेसिस पे उसके पढ़कर उसने देखा रीजंस टू बिलीव दैट सच एंड सच पर्सन इज अ बेनामीदार ऑफ द प्रॉपर्टी, ही आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन फॉर डूइंग सो may issue a notice requiring the assessee or requiring the person to show cause why this property be not treated as a benami, why this property or why this transaction may not be treated as a benami transaction. तो एक नोटिस आएगा जो इनिशिएटिंग ऑफिसर देगा, लेकिन ऐसे नहीं दे सकता, उसके पास मटेरियल इन हिज पोजीशन होना चाहिए, रीजंस टू बिलीव होना चाहिए, और उस रीजन को रिकॉर्ड करने के बाद अपनी फाइल में वो नोटिस इशू कर सकता है और वो आपको बेनामीदार को नोटिस देगा। सब सेक्शन 2 में लिखा है 24(2) का कि अगर बेनिफिशियरी का नाम भी मालूम है तो कॉपी ऑफ दिस नोटिस विल आल्सो बी गिवन टू बेनिफिशियरी। पहला नोटिस आया बेनामीदार को और दूसरा नोटिस दिया बेनिफिशियरी। तीसरे केस में लिखा है if the initiating officer is satisfied that such and such person to whom notice is given will alienate his asset to avoid the tax or may alienate his asset to avoid the tax, he with the prior approval of the approving authority, कौन approving authority, additional commissioner or joint commissioner, can provisionally attach that property, वो उस प्रॉपर्टी को अटैच का ऑर्डर कर देगा। प्रोविजनल अटैचमेंट फॉर मैक्सिमम 90 डेज, 90 दिन की अटैचमेंट कर सकता है अगर उसको लगे कि ये प्रॉपर्टी का ये एलिनिएट कर देगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा, सरेंडर कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा, गिफ्ट अवे कर देगा, थ्रो अवे कर देगा, तब जब तक कि वो नोटिस दिया गया, क्योंकि उसको पता है कि प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाएगी, तो इसलिए वो अटैच कर देगा। अटैच का मतलब नॉट टू पार्ट विद, नॉट टू डील विद प्रॉपर्टी विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द इनिशिएटिंग ऑफिसर। अब ये सब आपको जवाब मांगा गया, आपका जवाब आएगा, इनिशिएटिंग ऑफिसर उसको पढ़ेगा, उसके ऊपर इंक्वायरी करेगा और उसके बाद अब उसको ऑर्डर पास करना है। क्या ऑर्डर पास करना? दो ही है। अगर तो वो सेटिस्फाइड है ये बेनामी नहीं है तो वो केस ड्रॉप कर देगा, अगर प्रोविजनल अटैच किया तो उसको छोड़ देगा। लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड है कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन है तो अब वो अगर तो उसने प्रॉपर्टी पहले वो करी हुई अटैच तो फर्दर कंटिन्यू करके अटैच कर देगा, प्रोविजनल अटैच फर्दर कर देगा टिल द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज पास्ड। अगर उसने पहले अटैच नहीं करी तो अब वो प्रोविजनली अटैच करके लिख देगा नॉट टू डील विद, नॉट टू पार्ट विद विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी, ये कर देगा। उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएगा 15 दिन के अंदर अंदर आफ्टर अटैचमेंट और वो रिपोर्ट भेज देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब इनकम टैक्स का काम खत्म। उसका काम था कि सेटिस्फाइड है लेकिन फाइनल नहीं है, उसको लगा कि प्रोविजन अभी सेटिस्फेक्शन है कि लगती है बेनामी है, बेनामी लगती है तो उसकी अथॉरिटी नहीं है, उसको कह देना बेनामी अपीयर्स टू बी बेनामी और वो रेफर कर रहा है किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ये सेक्शन 24 की सारी समरी है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पे वो रिपोर्ट आई, विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द रिपोर्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नोटिस इशू करेगी। किसको? नंबर 1 बेनामीदार को, नंबर 2 बेनिफिशियरी को, नंबर 3 any person who has interest in that property including the bank thereof, number 4 any person who has a claim in that property। कल को भाई आगे कह दे मेरा क्लेम है या कोई और कह दे तो उसको भी नोटिस दिया, 4 आदमियों को नोटिस दिया जाएगा। शो कॉज व्हाई दिस प्रॉपर्टी बी नॉट ट्रीटेड एज ए बेनामी ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन क्यों ना जाए। अब वो आपको बुलाएगा, 30 दिन का टाइम आपको देगा मिनिमम कि 30 दिन में जवाब दीजिए और आना है तो आइए। अब आपको हियरिंग देगा कौन? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कौन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? मैंने बताया अभी नई नहीं बनी है, वही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनाई वही करेगी। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने नोटिस इशू किया, आपको हियर किया, अगर आपको सब कुछ पता करने के बाद अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगा क्या ये बेनामी है कि बेनामी नहीं है। अगर तो उसको लगा बेनामी नहीं है तो वो छोड़ देगा, केस को खत्म कर। अगर लगा बेनामी है तो वो ऑर्डर पास कर देगा और उसको एडमिनिस्ट्रेटर को भेज देगा कि इस प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लिया जाए विदाउट एनी पेमेंट, तो प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो जाएगी। और सेकेंडली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी प्रोसिक्यूशन करेगी, कोर्ट को लिख देगी कि इसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाए 1 year to 7 years।
और पैरिटी साथ में लगाई जाएगी। तो मैंने समरी में आपको ये चीजें बता दी। ये लॉ इतना आसान नहीं है, जो फंस गया वो बचेगा नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि ऐसे काम में मत उलझिए जो बेनामी ट्रांजैक्शन हो। थैंक यू वेरी मच।